हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम हल करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के दोस्तों, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है शिक्षक भर्ती के लिए। तो दोस्तों, इसमें हम कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन दोस्तों हल करेंगे। इसमें आपको शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि जो शिक्षण विधियाँ हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों, इसमें थोड़े बहुत आपको बाल विकास से संबंधित भी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। दोस्तों, पूरे क्वेश्चन जो मैंने आज लिए हैं समझ पर आधारित हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझ विकसित करना है। समझ विकसित दोस्तों अगर आपकी हो जाती है तो बाल विकास में दोस्तों जो है नंबर लाना, स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बाल विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। यानी कि दोस्तों, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, बालक का जो विकास होता है, बालक के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज वाले ऑप्शन आपको दिख जाएंगे कि मित्र की ज़्यादा भूमिका रहती है, माता पिता की रहती है, रिश्तेदार की रहती है, परिवार के सदस्यों की रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बालक के विकास की बात आए तो यहाँ पर विद्यालय भी ऑप्शन होता दोस्तों, तो विद्यालय ऑप्शन गलत हो जाता। अगर बालक के विकास में, अगर शिक्षा के विकास में हो जाता तो वहाँ पर विद्यालय हो सकता था। लेकिन अगर बालक के विकास की बात कही जाए तो माता पिता के अलावा इससे अच्छा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि गर्भधारण की जो प्रथम अवस्था होती है वह कौन सी अवस्था होती है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि 4 अवस्थाएं जो है इसमें होती हैं गर्भधारण की। तो यहाँ पर प्रथम अवस्था दोस्तों पूछी गई है, प्रथम अवस्था कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी गर्भधारण की जो प्रथम अवस्था होती है वह होती है दोस्तों आपकी डिंब अवस्था। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और जो आपको मैं क्रम से बता दूं कौन कौन सी अवस्थाएं और रहती हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बच्चे की विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वह होती हैं दोस्तों 3, सॉरी दोस्तों मैं गलती से 4 बोल गया। यहाँ पर दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो विकास की अवस्था दोस्तों होती है वह होती है आपकी डिंब अवस्था। कौन सी होती है? डिंब अवस्था होती है, जिसको कि दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, ओव्यूम स्टेज भी बोला जाता है। यह होती है दोस्तों आपकी 0 से लेकर, यानी कि जिस दिन से गर्भ मतलब धारण किया उस दिन से लेकर यहाँ कर तक दोस्तों 2 सप्ताह तक, कहाँ तक होती है, मतलब पहले दिन से लेकर 2 सप्ताह तक। इसी को दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिख रही है बीज अवस्था, बीज अवस्था दोस्तों इसी डिंब अवस्था को ही बोला जाता है। यहाँ पर जेंटेशनियल स्टेज यहाँ दोस्तों कोई स्टेज नहीं होती, 3 ही स्टेज होती हैं। इसी को बीज अवस्था भी बोला जाता है, इसी को डिंब अवस्था बोला जाता है, इसी को दोस्तों रोपण अवस्था भी बोला जाता है। और जो दूसरी अवस्था दोस्तों होती है आपकी, वह होती है पिंड अवस्था। दूसरी अवस्था को क्या बोलते हैं? पिंड। पहली होगी डिंब और दूसरी होगी पिंड अवस्था, जिसको कि एम्ब्रॉय स्टेज भी बोला जाता है। यह दोस्तों जो आपकी अवस्था होती है इसको भ्रूणी या भ्रूण अवस्था हालांकि इसको नहीं कर सकते, इसको पिंड अवस्था ही बोला जाता है। तो यह दोस्तों आपकी होती है 2 सप्ताह तक। कहाँ तक होती है दोस्तों? यह होती है आपकी 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से दोस्तों होती है 2 माह तक। कहाँ तक होती है? 2 माह तक। 2 सप्ताह से स्टार्ट होकर 2 माह तक होती है। और दोस्तों जो लास्ट आपकी अवस्था होती है वो होती है फेटू स्टेज, यानी कि दोस्तों इसको गर्भ अवस्था भी बोला जाता है या गर्भस्थ शिशु अवस्था भी बोला जाता है, फेटल स्टेज भी इसको बोला जाता है, या भ्रूण अवस्था भी दोस्तों इसको बोला जाता है। तो यह होती है दोस्तों आपकी 2 माह से लेकर 9 माह तक, जो कि दोस्तों आपके बच्चे की जो विकास की अवधि रहती है गर्भ में, वह है आपकी 270 से 280 दिन तक होती है। कितनी होती है? 270 से 280 दिन तक होती है। तो ये आपको याद रखना है। पहली अवस्था आपकी डिंब अवस्था, दूसरी अवस्था आपकी पिंड अवस्था, और तीसरी अवस्था जो आपकी फेटू स्टेज या भ्रूण अवस्था, बीज अवस्था, इसी को ही बोला जाता है। इंग्लिश में आपको नाम याद रखने हैं, यह कोई अवस्था नहीं होती। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलना सीखना। चलना सीखना क्या है? लक्षण है, शारीरिक विकास है, या आपका क्रियात्मक विकास है, या व्यवहार है। दोस्तों सिंपल से क्वेश्चन आते हैं बाल विकास में, ऐसा कोई बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन समझ पर आधारित क्वेश्चन आते हैं आजकल। वह रटने वाले सिद्धांतों से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, समझ पर आधारित ही क्वेश्चन आते हैं। यहीं पर जो है लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती लोग कहाँ पर करेंगे? या तो इसमें शारीरिक विकास लगाएंगे या क्रियात्मक विकास, इन दो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। लक्षण इसमें होगा नहीं, व्यवहार इसमें होगा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो चलना सीखना है आपका,
वह क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्रियात्मक विकास हो जाएगा। बच्चा क्रिया करके ही सीखेगा, शारीरिक विकास में यह नहीं आएगा। शारीरिक विकास तो दोस्तों बच्चा चलना नहीं सीखता है तब भी उसका विकास होता है, क्योंकि चलना तो वह लगभग 1 या 1.5 वर्ष की अवधि में सीखता है, लेकिन उसके पहले भी तो शारीरिक विकास होता है, इसलिए यह आ जाएगा आपका क्रियात्मक विकास में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। पहला ऑप्शन है हकलाना, और दोस्तों जो नेक्स्ट है वह है तुतलाना, या सी ऑप्शन है आपका मुखर उच्चारण, और दोस्तों चौथा जो ऑप्शन है आपका अस्पष्ट उच्चारण। तो यहाँ पर दोस्तों मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वह होती है आपकी हकलाने में। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर हकलाना। ऐसा कौन सा भाषा दोष है जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, होते हैं हकलाना में। तो आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सिद्धांत से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कई प्रकार के सिद्धांत होते हैं। तो आपको यहाँ पर भाषा विकास का सिद्धांत बताना है कि कौन सा नहीं है। अनुबंधन का, बिल्कुल दोस्तों अनुबंधन का सिद्धांत है, पावलोव ने दिया है। भाषा विकास से ही संबंधित है कि बच्चे किस प्रकार से अनुबंध करके एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करके सीखते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें अनुकरण का सिद्धांत, तो बिल्कुल अनुकरण के द्वारा ही बच्चा सर्वप्रथम सीखता है। बच्चा जब सीखने स्टार्ट करता है तो अनुकरण के द्वारा ही जो है सीखता है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, कोई भी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होता है भाषा का। परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत भी होता है। जैसे जैसे व्यक्ति जो बच्चा है परिपक्व होता जाएगा, वैसे वैसे सीखता जाएगा। एक बच्चा अगर मान के चलो 2 साल का है और उसको आप ABCD या पढ़ना लिखना सिखाओगे तो वह नहीं सीखेगा, लिखना भी नहीं सीखेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, कलम पकड़ने लगेगा, तो यानी कि परिपक्वता जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे बच्चा सीखता जाएगा। लेकिन यहाँ पर अतिरिक्त शक्ति का कोई भी सिद्धांत नहीं होता है। एक छात्र जो शिक्षक एवं सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है वह होता है। आपको यहाँ पर बताना, जो एक छात्र है शिक्षक से हमेशा सवाल पूछता रहता है, तर्क वितर्क करता रहता है, वह कैसा होता है? समस्यात्मक तो इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, औसत बालक भी इसको नहीं कह सकते। औसत बालक वह होते हैं जो ना तो ज़्यादातर पूछते हैं और ना ही ज़्यादातर दोस्तों मतलब पीछे रहते हैं, औसत में रहते हैं। वह पढ़ते लिखते रहते हैं, हर चीज़ करते रहते हैं। प्रतिभाशाली बालक या हठी बालक, दोस्तों हठी बालक की तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं की जा रही। यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन है कन्फ्यूजन वाले, लेकिन इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा कि प्रतिभा बालक यानी कि जो ब्रिलियंट चाइल्ड है वह आपका ऑप्शन हो जाएगा। वह हमेशा सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है। मेघ चित्र परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मेघ चित्र है इसको आपको इंग्लिश में पढ़ना है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपने पढ़ा होगा, जो व्यक्तित्व का परीक्षण होता है उसमें आपका दोस्तों क्लाउड पिक्चर टेस्ट लिया जाता है। तो इससे दोस्तों किसका मापन होगा? व्यक्तित्व का मापन होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसने दिया था, तो दोस्तों यह दिया था आपका, किसने दिया था? विलियम विलियम स्टर्न ने दोस्तों क्या है आपका दिया था क्लाउड पिक्चर टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्लिश में शब्द पढ़ना है, हिंदी में आपको मेघ दिख जाएगा। हालांकि यहाँ पर कोल्ड को मेघ ही बोलते हैं, यहाँ पर क्लाउड या आप कोल्ड पढ़ें तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मेघ चित्र परीक्षण तो इंग्लिश पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और क्लाउड पिक्चर टेस्ट में दोस्तों क्या होता है कि 3 यहाँ पर चित्रों की एक श्रृंखला होती है, जो कि दोस्तों स्याही धब्बा से ज़्यादातर दोस्तों आपकी क्या है, बादलों से मैच करती है। यानी कि जो स्याही धब्बा बनाए जाते हैं वह बादलों से मैच करती है, इसलिए इसको मेघ चित्र परीक्षण भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट यानी कि मेघ चित्र परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है। शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी, विषय सामग्री, माता पिता। तो यहाँ पर दोस्तों एक कन्फ्यूजन करने वाला यह भी क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर शिक्षक को बाहर भी नहीं कर सकते, शिक्षार्थी को भी नहीं कर सकते, विषय सामग्री को भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों माता पिता भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं शिक्षा में। लेकिन आपको क्वेश्चन की दृष्टि से ऑप्शन देखने हैं। शिक्षक को अलग नहीं कर सकते, शिक्षार्थी को नहीं कर सकते, विषय सामग्री को भी हम अलग नहीं कर सकते शिक्षा के लिए। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, माता पिता की भूमिका होती है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जाना है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही आंसर माना गया था वह माना गया था माता पिता। और यह क्वेश्चन दोस्तों जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर से दोस्तों करवा रहा हूँ, यह सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं।
एक बच्चे का सीखना खालिस्तान से शुरू होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो एक बच्चे का सीखना वह कहाँ से शुरू होता है, विद्यालय, समाज, परिवार या पड़ोस से। तो सिंपल सी बात है कि एक बच्चे का सीखना परिवार से शुरू होता है, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहा है। यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो खालिस्तान, यदि एक जो बच्चा है वह त्रुटियां करता है तो उसको क्या करना चाहिए, शिक्षक को उसे टोकना चाहिए, स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए, उसे शिक्षक चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यह तो बिल्कुल गलत है। शिक्षक को उसे टोकना चाहिए, यह भी गलत है। उसे शिक्षक चाहिए हो सकता था, मतलब शिक्षक को उसको बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है कि स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए। यदि एक बच्चा जो पढ़ते समय त्रुटियां कर रहा है तो उसका सही उच्चारण आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में खालिस्तान में स्थित है। तो आपको यहाँ पर बताना है जो मनोविज्ञान शाला है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और दोस्तों यह जो क्वेश्चन पूछा गया है यह आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में आपकी क्या है, प्रयोगशाला। आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रयोगशाला आपकी कहाँ पर है, प्रयोगशाला दोस्तों आपकी इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान का आधार मुख्य है। यानी कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसका आधार है, पाठ्य पुस्तक, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। और यहाँ पर दोस्तों परिवेश लिखा हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षक द्वारा अर्थ बताना यह बात गलत होगी, इसलिए आपको यह ऑप्शन नहीं लगाना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर डी ऑप्शन ही लगा रहे होंगे, लेकिन शिक्षक का अर्थ बताना दोस्तों उतना मायने नहीं रखता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है आपका होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिक्स कर दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर डी सोचा होगा, लेकिन इसका सही आंसर हमेशा क्या रहेगा, बी। अर्थ बताने पर कभी भी शिक्षक को ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, अपने आप बच्चे को अभिव्यक्त करवाने पर जोर दिया जाता है। तो अर्थ बताना यहाँ पर बात आपकी गलत हो जाएगी। योगात्मक मूल्यांकन, यहाँ पर आपको बताना है कि योगात्मक मूल्यांकन साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 3 बार और साल में 4 बार। इस प्रकार के ऑप्शन भी दोस्तों बिल्कुल सिंपल आ जाते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन कब होता है। तो सीधी सीधी बात है कि योगात्मक मूल्यांकन आपका साल में 2 बार होता है, एक बार 6 माही, यानी कि जब आपके मतलब एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, और दोस्तों दूसरा होता है आपका जो फाइनली यानी कि वार्षिक एग्जाम होते हैं। तो तिमाही भी कुछ लोग बोलेंगे कि तिमाही प्री बोर्ड होता है, तो उनको काउंट नहीं किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन साल में 2 बार भी होता है। आपने पढ़ा होगा कि योगात्मक यानी कि फॉर्मेटिव, जिसको समेटिव बोलते हैं, ऐसे, और दोस्तों एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि एफए, ऐसे और एफए होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका होता है, मतलब जो 4 आपके होते हैं, 4 होते हैं आपके एफए, यानी कि जो फर्स्ट माह में आपका हो जाएगा एफए, फिर दूसरा भी एफए होगा। जब आपके 4 माह यानी कि 5वां और 6वां आ जाएगा तो वहाँ पर फिर आपका ऐसे होगा, फिर आपका एफए होगा, फिर आपका एफए होगा, यानी कि 4 एफए हो गए। और आपकी समेटिव असेसमेंट 2 बार ही सिर्फ होते हैं। तो आपको यह श्रृंखला याद रखनी है, सबसे पहले एफए होगा, फिर दूसरा फिर एफए होगा, फिर तीसरा आपका होगा ऐसे, फिर चौथा आपका कौन सा होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पहले एफ, फिर एफ, फिर एस, यहाँ पर आपको F1, F2, S1, यहाँ पर फिर आपका F3, फिर यहाँ पर एफ का एफ मतलब 4, फिर यहाँ पर लास्ट में आपका S2 होगा। यानी कि 2 बार आपका समेटिव यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, और 4 बार आपका कौन सा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। स्वेलिन विकार, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, यहाँ पर दोस्तों आप सोचेंगे कि जो स्वलीनता है यह तो सिर्फ पेडागोजी मतलब बाल विकास में ही आएगा। दोस्तों एमपी का पैटर्न अब बदल चुका है एग्जाम का। यहाँ पर दोस्तों जो बाल विकास के क्वेश्चन है सीधे सीधे पेडागोजी में डाल दिए जाते हैं, अलग से पेडागोजी कहीं से नहीं बनती। सिर्फ आपको पेडागोजी में शिक्षण विधियों पर ज़्यादातर ध्यान देना है, और बाकी बाल विकास आपको बहुत गहराई से पढ़ना है, तो आपकी पेडागोजी अपने आप ठीक हो जाएगी। अब देख लो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था पेडागोजी में पूछा गया था, वो भी दोस्तों यहाँ पर आपकी पर्यावरण की पेडागोजी में। स्वेलिन विकास विकार यानी कि ऑटिस्टिक, जिसको कि यहाँ पर दोस्तों हम ऑटिज्म बोलते हैं या स्वलीनता भी बोलते हैं,
बच्चा क्या करता है ऑटिज़्म में दोस्तों मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। आप ऑटिज़्म पर दोस्तों मेरा वीडियो देख लें, उसमें एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने ऑटिज़्म में ना करवाया हो और उससे आपका बाहर हो सकता है। तो दोस्तों पूरा ऑटिज़्म में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वह वीडियो आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो स्वलीन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना करता है। तो यहाँ से तो दोस्तों यहाँ पर नहीं होता है, जो ऑटिज्म होता है यानी कि स्वलीनता होती है, वह आपके सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में, यानी कि बच्चा है दूसरों से सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, दूसरों से बोल नहीं पाता है, संप्रेषण नहीं कर पाता है, अकेलापन अनुभव करता है और हमेशा एकांत में बैठा रहता है। इसके कई प्रकार के दोस्तों लक्षण होते हैं। सबसे मेन होता है सामाजिक अंतःक्रिया संप्रेषण ना कर पाना, दूसरों से आंख मिलाकर बात इसमें नहीं कर पाता है। और जो ऑटिज्म दिवस है दोस्तों यह मनाया जाता है आपका 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को आपका ऑटिज्म दिवस भी मनाया जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो आपका ऑटिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ऑटिज्म शब्द का दोस्तों प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लियो केनर। किसने किया था, लियो केनर ने आपका ऑटिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। यह शब्द भी आपका मतलब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है भाषा के पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से संबंधित पाठ्य होने चाहिए, यानी कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में, यहाँ पर मिस प्रिंट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में खालिस्तान से संबंधित पाठ होने चाहिए, विज्ञान से, संस्कृति से, साहित्य से या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों आप ये ना सोचें कि यह मेरी पेडागोजी में नहीं आएगा क्वेश्चन, चाहे हिंदी में हो, विज्ञान में हो, सभी प्रकार की दोस्तों यह पेडागोजी के मैं क्वेश्चन इकट्ठे करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो बाल विकास में आए हैं और आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी में आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह क्वेश्चन जो पूछा गया था, या विज्ञान में क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि है दोस्तों यह भाषा का, यानी कि हिंदी में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन विज्ञान में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से संबंधित पाठ होनी चाहिए, किससे, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, सभी से संबंधित यहाँ पर आपके जो है उसमें पाठ होने चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ खालिस्तान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि आपका माध्यमिक स्तर, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार तो भूमिका निभाता ही है, पड़ोस, विद्यालय, इनके साथ साथ और कौन है यहाँ पर हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संचार माध्यम, पारंपरिक माध्यम, प्याजी का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर सिद्धांतों की बात तो की ही नहीं जा रही, यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है आपके संचार साधनों की। जैसे कि आप आज मेरे मतलब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यह संचार का इतना सुगम माध्यम बन चुका है यूट्यूब कि बच्चा घर बैठे इसमें क्या है पढ़ाई कर सकता है। तो यही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। प्राथमिक स्तर का बच्चा उतने ज़्यादा संचार माध्यमों से नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन जो माध्यमिक स्तर का, उच्च माध्यमिक स्तर का बच्चा है, आजकल दोस्तों वह संचार माध्यमों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर संचार माध्यम ऑप्शन आपका आ जाएगा। जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है वह कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से निदानात्मक और उपचारात्मक मूल्यांकन बता चुका हूँ जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे, जहाँ पर एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है। यानी कि अब एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे लक्षण पूछेगा, फिर लक्षणों से वह मान के चलो कोई एक जांच देगा, एक्सरा करेगा, सोनोग्राफी करवाएगा या खून या पेशाब की जांच करवाएगा। तो वह क्या करता है, सबसे पहले निदान करता है चीज़ों का कि आपको आखिर है क्या, उसके बाद उपचार करेगा। तो यहाँ पर कमज़ोर क्षेत्रों को पहचानना यह दोस्तों आपका हो जाता है निदान, यानी कि डायग्नोस्टिक किया जाता है, सबसे पहले निदान किया जाता है, इसके बाद दोस्तों उपचार जो है आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं। और सेकंड जो आपका कथन है, बच्चों के लिए सीखने का एक मज़ेदार माहौल बनाएं। तो यहाँ पर दोस्तों दो कथन दिए गए हैं, कक्षा में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों गैर तनावपूर्ण माहौल बनाना और फिर बच्चों के लिए सीखने का एक मज़ेदार माहौल बनाएं। तो यहाँ पर आपके कथन हैं किससे संबंधित हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, निगनात्मक विधि को सुविधाजनक बनाने के लिए टिप्स, रचनात्मक अभिव्यक्ति को सुविधा के लिए युक्तियाँ, प्रदर्शन तकनीक के लिए युक्तियाँ, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए यहाँ पर जो है सुझाव दिए जा रहे हैं। तो कक्षा में गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं, यह तो आपका ऑप्शन है जो
सही है। बच्चों के लिए सीखने का एक मज़ेदार माहौल बनाएँ, यह भी ऑप्शन सही है। तो आपको यहाँ पर बताना है, निगमनात्मक विधि की दोस्तों यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, प्रदर्शन के लिए भी यह नहीं कहा जा रहा है और कौशल एवं उद्यमिता के लिए भी यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। जब गैर तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बनाया गया है और बच्चों के सीखने के लिए एक ज़िम्मेदार माहौल बनाया गया है, तो यहाँ पर तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति जो है व्यक्त करने की सुविधाएँ यहाँ पर दी जा रही हैं, इसलिए ऐसा माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है जो बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियाँ क्या हैं? दोस्तों इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पहला आपने देखा है, उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन भी आपका है। उसका दोस्तों आंसर है जो इसमें दोस्तों क्वेश्चन में दे दिया है। रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियाँ कौन-कौन सी हैं? टीम वर्क को प्रोत्साहित करें, फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें, बिल्कुल सही है। कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धी वाला माहौल बनाएं। तो यहाँ पर दो क्या हो सकती है? फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रतिस्पर्धी वाला माहौल बनाए तो कभी भी एनसीएफ जो आपका है वह कभी भी नहीं कहता है कि प्रतिस्पर्धी माहौल बनाए, तो यह बात यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाना है, टीम वर्क को प्रोत्साहित करें, फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें, यह बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका 2 नंबर है यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट जो आपका कथन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत विधि की सीमाओं को चिह्नित करें। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्रोत विधि होती है जो कि पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो यहाँ पर दोस्तों स्रोत विधि के बारे में बताया गया है। स्रोत विधि में दोस्तों क्या होता है कि एक मान के चलो जैसे आपको लाल किला बच्चों को पढ़ाना है, या मान के चलो दोस्तों लाल किला की बात हम ना करें, आपको क्या है एक कोई जो है अजंता की गुफा या कोई महाभारत या रामायण के बारे में आपको पढ़ाना है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ स्रोत अगर आपके पास हैं तो उन स्रोतों के द्वारा आपको क्या है बच्चों को अच्छे आसान तरीके से, या ताजमहल आपको पढ़ाना है तो उससे संबंध में जो आपके पास स्रोत रखे हुए हैं तो उनको दिखा करके आप अच्छी माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि स्रोत विधि की सीमाओं को यहाँ पर आपको बताना है कि स्रोत विधि की सीमाएं कौन कौन सी हैं। मूल स्रोतों तक आसान पहुँच नहीं है, यह भी बिल्कुल सही बात है, यह उसकी सीमा है कि जो मूल स्रोत होते हैं वहाँ तक आपकी पहुँच है जो आसान नहीं है, बहुत जटिल तकनीकी है। स्रोत विधि एक प्रकार की बहुत जटिल तकनीकी है। इसमें दोस्तों स्रोत इकट्ठे करना बहुत ही एक टेढ़ी खीर हो जाती है। तो यहाँ पर एक जटिल तकनीक भी है और मूल स्रोतों तक पहुँचना भी बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है कि स्रोत विधि की सीमाओं को चिन्हित करें, तो दोनों सीमाएँ यहाँ पर हैं दोस्तों, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। दोस्तों यह 20 क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।